नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी के सीरीज में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप लोग पढ़ाई करते हैं तो एक चीज़ प्लीज़ मत भूला कीजिए, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी हम आपके लिए और बेहतर कर सकते हैं। देखिए, आप मेरी गलतियों को बताएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें और सुधार किया जा सकता है। अगर आप नहीं बताएंगे तो सुधार करने की गुंजाइश कहाँ रह जाएगी। मुझे लगेगा हाँ सब अच्छा ही हो रहा है। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरी गलती हो या अच्छाई हो सबको बताइए, कमेंट्स कीजिए और बताइए। चलिए हम देखते हैं कल हमने जो पढ़ा था उससे आगे। दोस्तों, उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आइए अब भारत पर नज़र डालें और देखें कि एक उपनिवेश का औद्योगिकरण जो है वो कैसे होता है। यहाँ भी हम कारखाना उद्योग के साथ साथ जो गैर मशीनी क्षेत्र पर भी ध्यान देंगे। हमारा अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। आइए देखते हैं आखिर भारतीय कपड़े का युग क्यों कहते हैं। देखिए, मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन जो भारत में पैदा होने वाला कपास था वो बहुत महीन किस्म का था, यानी बहुत ही पतला किस्म का था। आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफ़गानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की जो चीज़ें हैं उन्हें लेकर जाते थे। यहाँ के बने जो कपड़े थे वो महीन कपड़ों के थान ऊँटों की पीठ पर लादकर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानों के पार ले जाते थे। मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था, यानी समुद्र के माध्यम से ये जो व्यापार है ये चलता था। गुजरात के तट पर स्थित जो सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से कनेक्टेड था, यानी जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई जो बंदरगाहों के साथ भारत का व्यापार खूब चलता था। देखिए, निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे और चीज़ों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुंचा देते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर के भीतर इलाकों से जुड़े हुए थे। जो बंदरगाह होते थे वो कहाँ होते थे? समुद्र के किनारे तो होते ही थे, लेकिन इन बंदरगाहों को नगरों के माध्यम से भी कनेक्ट किया जाता था। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे, यानी एडवांस देते थे, और बुनकरों से जो कपड़ा तैयार होता था उन्हें वे खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाहों पे बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल जो है कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क जो था ये टूटने लगा था। ये जो भारतीय सौदागर थे इस पे जो इनका कंट्रोल था ये अब धीरे धीरे इनके हाथ से निकलने लगा था। देखिए, यूरोपीय कंपनियां थी उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल कर ली, यानी कई तरह के टैक्स में छूट हासिल कर ली, और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार भी प्राप्त कर लिया, यानी कि वो वहाँ से टैक्स वसूलेंगे। इससे क्या हुआ? इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह जो थे वो कमज़ोर पड़ गए। भाई, जब इजारेदारी का अधिकार प्राप्त कर लिया ब्रिटिश कंपनी ने, यूरोपीय कंपनियों ने, तो जो सूरत के और हुगली के जो बंदरगाह थे अब ये कमज़ोर पड़ने लगे। इन बंदरगाहों से होने वाली जो निर्यात थी उनमें नाटकीय रूप से कमी आने लगी। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वो खत्म होने लगा,
धीरे धीरे स्थानीय बैंकर जो थे, जो भारतीय बैंकर या व्यापारी थे, वो दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था, यानी 1 करोड़ 60 लाख रुपए था। और 1740 के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रुपए रह गया था। देखिए, ये कह रहा है जो सूरत के बंदरगाह से जो व्यापार होता था वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का था, लेकिन जो 1740 का दशक आया, यहाँ आते आते यह व्यापार गिर गया, यह टर्नओवर कम होकर 30 लाख रुपए तक पहुँच गया। ये अंग्रेजों की सूरत में जो अंग्रेजों ने फैक्ट्री बनाई थी उसकी तस्वीर है, देख लीजिए। देखिए, सूरत और हुगली कमज़ोर पड़ रहे थे। बम्बई व कलकत्ता की स्थिति जो थी वो सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का जो महत्व बढ़ता जा रहा था वो औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाज़ थे उनके जरिए इनका काम होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारी जो थे वो ढह चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, और जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के नियंत्रण वाले, कंट्रोल वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यानी व्यापारी तो ज़्यादातर जो लोकल व्यापारी थे बर्बाद हो गए, जो बचे कुचे थे या जो बचे रहना चाहते थे बर्बाद होने से, उनको भाई जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियां थी उनके कंट्रोल में रहकर काम करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता उनके पास नहीं था। इन बदलावों ने बुनकरों व अन्य कारीगरों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया, इसको देखिए। आखिर बुनकरों का क्या हुआ? 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत का जो कपड़ा निर्यात था उसमें गिरावट नहीं आई। देखिए, जब 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जब ये अपनी सत्ता को मजबूत कर रही थी, तो उसकी शुरुआत में तो जो भारत के कपड़ा उद्योग था उसके निर्यात में कोई कमी नहीं आई, लेकिन ब्रिटिश कपास उद्योग जो था अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। देखिए, जो ब्रिटिश के काल में उद्योग अभी फैलना तो शुरू हुए नहीं थे, अभी तो ये लोग अपना पैर जमा रहे थे, अभी तो ये फैले नहीं थे कि यार उद्योग बहुत ज़्यादा फैल रहा हो, ऐसा तो कुछ था नहीं। अभी भी यूरोप में जो भारतीय कपड़े थी उनकी मांग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और ज़्यादा फैलाना चाहती थी, क्योंकि भारतीय कपड़े का डिमांड बहुत ज़्यादा था। और देखिए, 1760 से 70 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ जो स्थानीय व्यापारी थे वो भी होड़ में रहते थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करते थे। भाई ये बताइए, जब व्यापारियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो बनाने वाले लोग हैं वो तो मोल भाव करेंगे ही। अब किसी को एक बात बताइए, जैसे मैं मान लीजिए मजदूर हूँ, 5 लोग हैं, मजदूरों की कमी है। अब सब लोग ये चाहेंगे ना कि ये मजदूर मेरे पास आके काम करे, मेरे पास आके काम करे। अब भाई मैं उन 5 में से किसके पास जाऊंगा? जो सबसे अधिक धन देगा, सबसे अधिक पैसे देगा। वही हाल बुनकरों का था। व्यापारियों की संख्या ज़्यादा थी तो ये लोग उनसे मोल भाव करने लगे थे कि जो ज़्यादा देगा उनके लिए हम काम करेंगे। अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदारों को ही बेचते थे। जो व्यापारी सबसे ज़्यादा पैसे देगा उनको अपना माल बेच देते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किल और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र किया है। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी। फलस्वरूप क्या हुआ,
उसने प्रतिस्पर्धा यानी जो कंपटीशन था उसको खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीज़ों को नियमित इनकी जो आपूर्ति थी उनको सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। यह काम जो था यह कई चरणों में किया गया, ऐसा नहीं कि एकदम से इन पे कंट्रोल कर लिया गया, धीरे 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 व्यवस्था बनाई गई। देखिए किस तरीके से बनाई गई। पहला काम क्या हुआ, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी जो थी उसको जांचने के लिए वेतनभोगी यानी वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति किए, जिन्हें गुमस्ता कहा जाता था। जो लोग इनकी क्वालिटी की जांच करते तो उन्हें क्या कहा जाता था, गुमस्ता। दूसरा देखिए, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमस्ता को ही देना पड़ता था, उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। जैसे जैसे कर्ज मिलते गए और महीन कपड़ों की मांग बढ़ने लगी, ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी जो थी उसको यानी जो एडवांस था उसको लेने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास ज़मीन के छोटे छोटे पट्टे थे जिन पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर लेते थे। अब वे इस ज़मीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। अब पूरा परिवार जो था किसानों का अब ये बुनकरी का काम करने लगा। बच्चे, औरतें सभी कुछ ना कुछ काम करते थे। लेकिन जल्द ही बहुत सारे बुनकर गाँवों में बुनकरों और गुमास्तों के बीच जो है वो टकराव की खबरें आने लगी। देखिए बहुत ही जल्द ऐसा हुआ कि ये जो बुनकर थे गाँवों में उनके बीच और ये जो जांच के लिए, देखिए कहाँ गया मैं, और जो जांच के लिए ये रखे जाते थे, क्या नाम था उनका यार भूल गया मैं, गुमास्ता, इन दोनों के बीच टकराव चालू हो गया। ठीक है, ये देखिए बुनकरों और गुमस्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगी। इससे पहले कि जो आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे। देखिए जो बुनकर थे वो ज़्यादातर गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनके जो नज़दीक ताल्लुकात थे यानी जो क्या बोलते हैं वो बुनकरों के भाई जब गांव में रहते हैं तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे के करीबी होते थे। वे बुनकरों की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे क्योंकि भाई वो लोग गांव में रहते, एक ही गांव में रहते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो वे लोग बुनकरों की जो ज़रूरतें होती थी उनका ख्याल रखते थे और संकट के समय यानी परेशानी के समय उनकी हेल्प करते थे। नए गुमस्ता जो आए थे ये लोग बाहर के लोग थे, उनका गाँव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दम्भपूर्ण व्यवहार करते थे यानी अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे। सिपाहियों और चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार ना होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर ना तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वो कीमत बहुत कम थी, पर वे कर्जों की वजह से कंपनी से बंध गए थे। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर जो थे गांव छोड़कर चले गए। वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में करगा लगा लेते थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। कुछ समय बाद तो बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने करघे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे।
19वीं सदी आते आते कपास बुनकरों के सामने नई समस्या पैदा हो गई। देखिए नई समस्या क्या थी। भारत में जो मैनचेस्टर आया उसकी वजह से, देखिए 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अफसर हेनरी पुतलो ने कहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अफसर था हेनरी पुतलो, उसने कहा कि भारतीय कपड़े की मांग जो है कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। 1811 से 12 में जो सूती माल का हिस्सा था वो कुल निर्यात में 33% था। जो सूती कपड़े का जो निर्यात होता था वो 33% हिस्सा था उसका। 1850 से 51 में ये घटकर 3% हो गया। बस 30% कम हो गया, मात्र 3% ही रह गया निर्यात। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे? देखिए जब इंग्लैंड में, देखिए 199 है ही नहीं, काश कटेगा। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर प्रेशर डाला कि वो आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े, यानी जो इंग्लैंड में बने कपड़े हैं, उनको बाहरी कपड़ों के साथ कंपटीशन ना करना पड़े और वे आराम से बिक सके। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। जो ब्रिटेन के कपड़े थे 19वीं सदी में उनके निर्यात में वृद्धि होने लगी और 1850 तक आते आते सूती का जो आयात था वो भारतीय आयात में 31% हो चुका था। 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी। उनका जो निर्यात बाजार था वो ढह रहा था, बर्बाद हो रहा था, और जो स्थानीय बाजार थे वो भी सिकुड़ने लगे थे, कम होने लगे थे, क्योंकि स्थानीय बाजारों में इंग्लैंड के कपड़े जो सूती वस्त्र थे वो जगह लेते जा रहे थे। देखिए स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक के तक देश के ज़्यादातर बुनकर थे वो उनके इलाकों में गिरावट आई, यानी वो लोग अपना काम छोड़कर हटने लगे और बेकारी के ही किस्सों की भरमार हो गई। देखिए 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका में कपास की जो आमद थी वो बंद हो गई, तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी जो कीमत थी कपास की वो आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास जो है उसे खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना भी संभव नहीं था। 19वीं सदी के आखिरी में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार जो है मशीनों की बनी चीज़ों से भर गई। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रख सकता था भाई? आखिर वो कैसे काम करता? अब देखिए फैक्ट्रियों का आना। बम्बई में पहली कपड़ा मिल जो थी वो 1854 में लगी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहाँ ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। उनमें लगभग 94,000 टकलियाँ और 2150 करघे थे। उसी समय बंगाल में जूट की जो मिलें थीं वो खुलने लगी और वहाँ देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी उसके 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। देखिए उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में
कानपुर में खुली और इसके साल भर बाद यानी 1 साल बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। लेकिन ये जो उद्योग था वो कौन लगा रहा था? ये मिलें तो खुल रही थी, कंपनियां तो खुल रही थी, लेकिन ये खोल कौन रहा था? उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी? और मिलों में काम करने वाले जो लोग थे आखिर कौन थे? आखिर देखते हैं कौन थे। प्रारंभिक उद्यमी। देखिए, देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आखिर ये कौन लोग थे? बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चला आ रहा था। जैसा कि पिछले साल की किताब में आपने पढ़ा था कि 18वीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। उसके बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे और इंग्लैंड जाती थी, मतलब चाय को इंग्लैंड भेज देते थे। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत से पहुंच गए थे, यानी जो भारतीय कारोबारी थे वो लोग इस काम में अंग्रेज़ों की मदद करते थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाज में लदवा कर रवाना करते थे। व्यापार से पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योग में इन्वेस्ट करने लगे। 1830 से 40 के दशकों में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी और 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संकटों में औरों के साथ साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए, यानी बर्बाद हो गए। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए, यानी बहुत सारे व्यापारी जो थे वो सक्सेस भी हो गए। बम्बई में डिंसा पेटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नूसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले जो मारवाड़ी व्यवसायी थे वो सेठ हुकुमचंद थे। उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार किया था और यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जो जीडी बिरला को जिनको जानते हैं हम लोग, उनके पिता और दादा ने भी किया था। देखिए, द्वारकानाथ टैगोर का विश्वास था कि भारत पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है। उन्होंने जहाज रानी जहाज का निर्माण किया, खनन, बैंकिंग, बागान और बीमा क्षेत्र में निवेश किया था। देखिए, पूंजी इकट्ठा करने के लिए अन्य व्यापारिक नेटवर्क का सहारा लिया गया। मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे, जबकि कुछ मध्य पूर्व व पूर्वी अफ्रीका से में। लेकिन हाँ, देखिए क्या कह रहा है यार। देखिए, कुछ व्यापारी ऐसे थे जो बर्मा के साथ व्यापार करते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे थे जिनका संबंध मध्य पूर्व और जो पूर्वी अफ्रीका था उनसे इनका संबंध था। इनके अलावा कुछ वाणिज्यिक समूह यानी व्यापारिक समूह ऐसे थे लेकिन वे विदेशी व्यापार से सीधे जुड़े हुए नहीं थे। ये लोग छोटे छोटी जगह से व्यापार तो कर रहे थे, मतलब सहायक रूप में काम तो कर रहे थे, लेकिन ये कहें कि वो लोग विदेशों में डायरेक्ट व्यापार कर रहे थे तो ऐसा नहीं था। वे भारत में ही व्यवसाय करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, सूद पर यानी ब्याज पर पैसा चलाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुंचाते थे और व्यापारियों को पैसा देते थे कि आप बिजनेस करो। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुतों ने फैक्ट्रियां लगा ली। जैसे भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे भारतीय व्यवसायियों के लिए जगह जो थी वो कम होती गई, सिकुड़ती गई। उन्हें अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। अब वे मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं और नील को ही निर्यात कर सकते थे, जिनकी अंग्रेजों को ज़रूरत थी। धीरे धीरे उन्हें जहाज रानी व्यवसाय से भी बाहर निकाल दिया गया, ढकेल दिया गया। पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय जो प्रबंधकीय एजेंसियां थीं
वो भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थी। इनमें बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थीं। यह एजेंसियां जो थी वो पूंजी जुटाती थी, संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थी और उनका प्रबंध संभालती थी। ज़्यादातर मामलों में जो भारतीय वित्त पोषक थे, जो फाइनेंसर थे, वो पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित जो फैसले थे वो यूरोपीय एजेंसियां लेती थी। यूरोपीय व्यापारियों, उद्योगपतियों के अपने वाणिज्य परिसंघ थे, जिनमें भारतीय व्यवसायियों को शामिल नहीं किया जाता था। देखिए, जो यूरोपीय व्यापारी थे, जो उद्योगपति थे, उनका अपना एक संघ चलता था। उस संघ में खाली यूरोपीय व्यापारी शामिल होते थे या उद्योगपति शामिल होते थे। उनमें जो भारतीय व्यापारी थे या उद्योगपति थे, उनको शामिल नहीं किया जाता था। देखिए, मजदूर कहाँ से आए? फैक्ट्रियां होंगी तो मजदूर भी होंगे। फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग जो थी वो बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे और 1946 तक एक संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। लेकिन ये मजदूर कहाँ से आए? देखिए, ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के ज़िलों से आते थे। जिन किसान कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था, वो औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। 1911 में बम्बई के जो सूती कपड़ा उद्योग था, उसमें काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले जो ज़्यादातर कानपुर के जिले के गांवों से ही आते थे। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। वे फसलों की कटाई व त्योहारों के समय लौट जाते थे। बाद में जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से लोग भी आने लगे। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत के लोग बम्बई के कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। देखिए, नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था। हालांकि मिलों की जो संख्या थी वो बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगारों के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहती है। मिलों में भी प्रवेश भी निषिद्ध था। यानी यार, मिलों में भी कितने लोगों को भर्ती करेंगे? जितनी ज़रूरत होगी उतनी। तो उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखते थे। जॉबर रखने का मतलब ये समझ लीजिए, जो कंपनियों में मजदूर लेबर सप्लाई करते हैं ना, उनको कहते हैं जॉबर। उसी तरह जो उद्योगपति थे, वो लोग मजदूरों की भर्ती के लिए दलाल, समझ लीजिए, दलाल रखते थे। जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वो अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे से मदद करता था। इस प्रकार जॉबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया। बाद में जॉबर मदद के बदले पैसे व तोहफे की मांग करने लगे और मजदूरों की ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगे। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे, कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात जो था वो बहुत छोटा था। ये भी देख लेते हैं। देखिए, बम्बई के एक मिल मजदूर बंसत पारकर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मजदूर अपने बेटों को मिल में काम पर रखवाने के लिए जॉबर को पैसा देते थे। मिल मजदूर शारीरिक और भावनात्मक रूप से उसके गांव में गहरे तौर पर जुड़े होते थे। वो गांव जाकर फसलों की कटाई करता था। कोंकणी लोग धान काटने और घाटी यानी गन्ना काटने गांव जाते थे। यह एक स्वीकृत व्यवस्था थी, जिसके लिए मिल वाले छुट्टी दे देते थे। यहाँ भी कुछ लिखा है। भाई भोसले मुंबई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। 1930 से 40 के दशक में बिताए गए अपने बचपन को उन्होंने इस प्रकार याद किया। उस जमाने में 10 घंटे की शिफ्ट होती थी। शाम 5 बजे से सुबह 3 बजे तक काम के सबसे भयानक घंटे। मेरे पिताजी ने 35 साल नौकरी की। उन्हें दमा जैसी बीमारी हो गई और वे काम करने से लाचार हो गए। इसके बाद मेरे पिताजी वापस गांव चले गए। ये देखिए, औद्योगिक विकास का जो अनूठापन है उसके बारे में। भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाले यूरोपीय जो थे,
वो प्रबंधकीय एजेंसियों से कुछ खास तरह के उत्पादों में ही दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर ज़मीन लेकर चाय व कॉफ़ी के बागान लगाए और खनन, नील व जूट व्यवसाय में पैसे का इन्वेस्ट किया। इनमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए, देखिए ये जो उत्पाद थे ये इसलिए नहीं उगाए जा रहे थे कि इनकी बिक्री भारत में हो, बल्कि इनको मुख्य रूप से ब्रिटेन भेजा जाता था, यूरोपीय देशों में भेजा जाता था, क्योंकि इनकी डिमांड वहाँ ज़्यादा थी। 19वीं सदी की आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से कंपटीशन नहीं की। भारत आने वाली जो ब्रिटिश मालों में जो धागा था वो बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती सूती मिलों में कपड़े की बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था तो वो हमेशा बेहतर किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या इन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण की जो दर्रा था वो कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने जो आयात शुल्क बढ़ाने तथा अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर प्रेशर डाला। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाली भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी थी। चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए थे। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे और 1900 से 1912 तक भारत में सूती कपड़े का उत्पादन जो था वो 2 गुना हो गया। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी। ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी जो उत्पाद थे, जो वस्तुएं थी, उनके उत्पादन में व्यस्त हो गए थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का जो आयात था वो कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखाने भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जो जीन थी, बहुत सारे अन्य वस्तुएं जो थी वो बनाने लगे। नए कारखाने लगाए गए। पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हरेक को अपने पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी व जापान के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में ज़बरदस्त गिरावट आई। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे जो इनकी स्थिति थी उनको मजबूत कर ली। देखिए, लघु उद्योग की बहुतायत क्या थी। हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री जो थे उनके उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का जो हिस्सा था वो बहुत छोटा था। उनमें से ज़्यादातर 1911 में 67% बंगाल और बम्बई में स्थित थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के ही उत्पादन का दबदबा रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। यह संख्या 1911 में 5% और 31 में 10% थी। बाकी मजदूर गली मोहल्लों में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में यानी घरेलू कामों में अपना हाथ बटाते थे। कुछ मामले में तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरअसल इजाफा हुआ। यह बात हथकरघा क्षेत्र के बारे में भी सही है,
जिसकी हमने पीछे चर्चा की थी। सस्ते मशीन और निर्मित धागे ने 19वीं सदी में कताई उद्योग को तो खत्म कर दिया था, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय जो था, अपना जो व्यापार था, वो किसी तरीके से चला रहे थे। 20वीं सदी के शुरुआत में क्या हुआ देखिए, कहाँ थे, देखिए 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़ों के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ और 1900 से 1940 के बीच यह जो उत्पादन था वो 3 गुना हो चुका था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? देखिए, इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलाव यानी टेक्नोलॉजी के जो बदलाव हो रहे थे उनका हाथ था। अगर लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा ना हो और उत्पादन बढ़ सकता हो तो हाथ से काम करने वालों को नई तकनीक अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए 20वीं सदी के दूसरे दशक आते आते ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाई शटल वाले करघों का इस्तेमाल करते थे। इससे कामगारों की जो उत्पादन क्षमता थी वो बढ़ गई, उत्पादन में तेजी आया और जो श्रम की मांग थी उसमें कमी आई और 1941 तक भारत में 35% से ज़्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में तो ऐसे हथकरघे 70 से 80% तक थे। इनके अलावा भी कई छोटे छोटे सुधार किए गए जिनसे बुनकरों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और मिलों से कंपटीशन करने में, मुकाबला करने में मदद मिली। मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उसकी मांग भारी उतार चढ़ाव भरे होते थे। खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता था और नगद आय के साधन खत्म हो जाते थे तो कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। भाई, जब खाने के लाले हैं तो कपड़े कहाँ से खरीदेंगे? बेहतर किस्म के कपड़ों की मांग खाते पीते तबके के यानी जो अमीर वर्ग था उनके यहाँ ज़्यादा थी, उसमें उतार चढ़ाव कम आते थे। जब गरीब लोग भूखे पेट हैं यानी भूखमरी से मर रहे हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है, तब अमीर जो है यह कपड़ा खरीद सकते थे। अकालों से बनारसी या बालचूड़ी साड़ियों की जो बिक्री थी उन पर असर नहीं पड़ता था। वैसे भी जैसा कि आप देख चुके हैं, मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियों या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की जगह लेना मिलों के लिए आसान बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं है कि 20वीं सदी में भी उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकरों व अन्य दस्तकारों को हमेशा फ़ायदा ही हो रहा था। उनकी ज़िंदगी बहुत कठोर थी, उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें उत्पादन के किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाते थे यानी हाथ बटाते थे, मिलकर काम करते थे। लेकिन ये फैक्ट्रियों के युग में अतीत के अवसर भर नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग थे। देखिए कैसे वस्तुओं के लिए बाजार, देखिए वस्तुओं के लिए बाजार अब देखिए बंद तो गया, लेकिन इनके बेचने के लिए बाजार चाहिए ना। तो वो देखिए हम देख चुके हैं किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया और किस तरह भारतीय बुनकरों व दस्तकारों, व्यापारियों और उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। जब नई चीज़ें बनती हैं तो लोग उन्हें खरीदने के लिए देखिए जब नई चीज़ें बनाई जाती हैं तो उनको खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत है। उसके लिए क्या किया गया? नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और
वांछनीय बना लेते हैं। वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई ज़रूरतें पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, दीवारों, टेलीविज़न के पर्दे, सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञानों ने विभिन्न उत्पादों के बाज़ारों को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फ़ायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम और उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे, उन पर तस्वीर भी बनी होती थी जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के लिए उनके तरीकों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर प्राय होती थी। देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माता यह दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उस चीज़ को खरीदें। कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरों का फ़ायदा ये होता था कि ये विदेशों में बनी चीज़ भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी। 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे थे। अखबारों और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाते थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। चाय की दुकानों, दफ्तरों, मध्यवर्गीय घरों में ये कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे वो विज्ञापनों को हर रोज़ पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडरों में नए उत्पादों को बेचने के लिए देवी देवताओं की तस्वीर होती थी। देवताओं की तस्वीर की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों व नवाबों की तस्वीरें भी विज्ञापनों व कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल होती थी। उनका संदेश अक्सर यह होता था, अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद का राजा इस्तेमाल करते हैं तो उसे शाही निर्देश से बनाया गया है, तो उसकी जो क्वालिटी है उस पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देते थे। उनका आशय यह था कि अगर आप अपने राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे, यानी स्वदेशी अपनाओ। निष्कर्ष क्या निकलता, देखिए, जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के रूप में बदलाव आए। फैक्ट्रियों का उदय हुआ और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई। लेकिन जैसा कि आपने देखा, इस युग में क्या हुआ, जो हाथ से बनने वाली चीज़ें थीं और जो छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। चित्र 1 और 2 को दोबारा देखिए। अब बताइए कि ये छवियाँ क्या दिखाती हैं। चित्र 1 और 2 चलिए देखते हैं। चित्र 1 2 ऊपर होगा, देखेंगे तभी तो पता चलेगा। अच्छा, चित्र 1 ये है भाई, ये दिखा रहा है कि नए युग की शुरुआत हो रही है, औद्योगिकरण का युग आ रहा है। चित्र 1 और चित्र 2, इसमें देखिए ना, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई गई हैं। ये देखिए, रेलवे की पटरियां दिखाई गई हैं, बड़े बड़े जहाज दिखाए जा रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं भाई कि औद्योगिकरण का युग शुरू होने वाला है, आ गया है। तो मुझे लगता है ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ज़रूर बताइए, जिससे मुझे पता चलता है यार। आपके लाइक और कमेंट से कुछ नहीं होता, पर यार आदमी मोटिवेट होता है। अगर मेरी कोई गलती है तो आप उसे मुझे बताइए, आप बताएंगे। और आप मुझे ये भी बताइए कि आखिर आप लोग और क्या पढ़ना चाहते हैं।
पहले पॉलिटी स्टार्ट करूं कि जियोग्राफी स्टार्ट करूं? आप जो बताएंगे मैं वही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जाइए अच्छे से पढ़िए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।